हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, आप आज हम लोग बात करने वाले हैं वायनाड की लैंडस्लाइड की। वायनाड की लैंडस्लाइड जिसको मैं कह रहा हूं अब मैन मेड डिजास्टर। तो क्यों ये मैन मेड डिजास्टर है, इस पे हम बात करेंगे। जो हमारे प्रसिद्ध जो है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं श्री माधव गॉडगिल, उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि ये एक मैन मेड जो है डिजास्टर है। तो आखिरकार उन्होंने क्यों कहा है, क्या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज रही हैं जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अब तक मैं अगर आज तक की बात करूं तो 5 दिन हो गए हैं, लगभग 340 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 210 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये डेथ टोल और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो 210 लोग मिसिंग है अगर वो मलबे में दबे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके जीवित रहने के चांसेस कितने हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। और देखिए, जब भी मैं अक्सर क्लास में, आप जानते हैं, जब क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट का टॉपिक होता है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की त्रासदी जो है अक्सर हमें देखने को मिलेगी और हम ऐसी त्रासदियों को न्योता देते हैं। ठीक है, तो आप क्लास से बने रहिए, आपको सारी डिटेल्स आपको इसके बारे में बताई जाएगी। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके जो है मेंस के कोर्स के लिए है, उसको भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, वायनाड लैंडस्लाइड अपडेट, डेथ टोल राइज टू 340, 200 स्टिल मिसिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे। मतलब 340 लोग अब तक मर चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। ठीक है, जिसमें से 210 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और आपको 134 बॉडी पार्ट्स निकाले गए हैं उस मलबे से। सोचिए उस भयावह स्थिति को सोचिए। ठीक है, तो आइए, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो लगभग 96 मेल्स और 85 फीमेल्स थी, 29 चिल्ड्रन थे। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए केरल का एरिया, बहुत सारे लोग टूरिस्ट भी वहां जाते हैं, तो मरने वालों में जो है ऐसा नहीं सिर्फ लोकल ही, कुछ टूरिस्ट भी काफी हद तक शामिल हैं। आइए बात करते हैं हम। देखिए, नॉट जस्ट नेचर्स फ्यूरी, मैन ग्रीड टू बिहाइंड वायनाड ट्रेजेडी। ठीक है, मतलब ये केवल प्रकृति के द्वारा किया नहीं गया है, ये एक्चुअल में जो मनुष्य है, मनुष्य का लालच इसके पीछे, इस आपदा के पीछे। ठीक है, और ये किसका कहना है, ये बेसिकली जो हमारे फेमस इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं गॉडगिल, माधव गॉडगिल, उनका कहना है। इनसे संबंधित एक रिपोर्ट भी आई थी जिसको गॉडगिल रिपोर्ट कहते हैं, उसको भी हम अभी बात करेंगे। इस जो बेसिकली वेस्टर्न घाट से संबंधित है, इन्होंने 3 इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में उसको डिवाइड करने की बात की थी टू द एंटायर जो है वेस्टर्न घाट। तो हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज ने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो है क्लाउड्स, जो क्लाइमेट चेंज है, देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी हम बात करेंगे तो जो अरबियन सी वाला एरिया है, खासकर साउथ वेस्ट वाला, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसकी गर्म होने की वजह से जो ओवर क्लाउड फॉर्म होते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर जो है केरला वाले एरिया में, वेस्टर्न घाट एरिया में जो मानसून बस्ट होने की या क्लाउड बस्ट होने की घटनाएं जो है सामने आती हैं। बहुत ज्यादा अचानक से बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। तो केरल की कुछ सिचुएशन भी ऐसी है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन की हम बात करेंगे कि वहां पे ये चीजें सेंसिटिव है। तो आइए, इसको मैन मेड डिजास्टर क्यों कहा गया है, इससे संबंधित मैं एक प्लान आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, बात है कि मार्च 2010 की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने श्री माधव गॉडगिल को इनवाइट किया और उनसे कहा कि आप जो है वेस्टर्न घाट की स्टडी करिए। ठीक है, और उन्होंने 2011 में बहुत सारी मीटिंग्स की, लगभग 14 पैनल मीटिंग जो है बैठाई। और इसके बाद में उसमें डिसाइड हुआ, 2011 तक भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन क्या हुआ, रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो रिकमेंड किया कि जो एंटायर वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट वाला पूरा एरिया है, उसको 3 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिवाइड कर दिया जाए। कौन कौन से, इन्होंने बताया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2, ESZ 1, ESZ 2 और ESZ 3 में इसको डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और खासकर इन्होंने इसको डिवाइड करने के बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जिसमें इन्होंने रेड और ऑरेंज जो उनमें कैटेगराइज करके, और इसके बाद में वहां पे कहा कि धीरे धीरे इन एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको 2016 तक फेज्ड आउट किया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस चीज पे सहमत नहीं हुई और उसने क्या किया, 2012 में के कस्तूरी रंगन समिति बनाई। ठीक है, और कस्तूरी रंगन समिति ने 2014 में, मार्च 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और मार्च 2014 में जो अपनी रिपोर्ट कस्तूरी रंगन समिति ने, ये कस्तूरी रंगन समिति ने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की, उस रिपोर्ट में क्या कहा उसने क्या किया कि बेसिकली जो आपका वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट
को दो तरह से डिवाइड किया। एक कहा कि नेचुरल जो बेसिकली लैंडस्केप है, और एक जो कल्चरल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप में। और उसका जो नेचुरल लैंडस्केप है उसका 37% जो एरिया है उसको बायोलॉजिकल रिच एरिया में जो है डिवाइड किया। ठीक है, बायोलॉजिकल रिच एरिया में। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रेड जोन था, रेड जोन में पूरी तरह से कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड थी। अब सरकार को इसमें सहूलियत महसूस हुई और सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक एफिडेविट सबमिट किया एनजीटी के सामने और कहा कि हम कस्तूरी रंगन समिति की जो रिपोर्ट है हम उसके साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि गॉडगिल रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, जबकि गॉडगिल ने कहा था कि पूरे एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिवाइड करने की बात की थी। कस्तूरी रंगन ने क्या किया, उसका केवल 37% हिस्सा लिया और सरकार इसी वजह से सहमत हो गई। और खासकर इस भी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने में जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट से प्रॉपर सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दोहन में, उनके एक्सप्लॉयटेशन में हम इस तरह से अंधे हो चुके हैं कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होता है। देखो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये आपका अरबियन सी वाला हिस्सा है, यहाँ पर जब क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है, जो वाटर सरफेस है, तो ज्यादा गर्म होने की वजह से जो है यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है। लो प्रेशर एरिया जो अरबियन सी में फॉर्म होता है, तो वेट मानसून जो होता है वो जाके पूरे वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा बारिश करता है। ठीक है, इसमें केरला वाला हिस्सा सबसे ज्यादा अगर देखें तो लैंडस्लाइड के लिए जो है सेंसिटिव जोन है। इस पे अभी हम बात करेंगे। अभी मैं पूरा मैप दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट की रिपोर्ट से जिसमें केरला में कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूं, देखो ये न्यूज जो आपके सामने है ये पहले की है, इस वजह से इसमें दिया हुआ है कि 150, लेकिन ये 150 नहीं है। अब तक देखा जाए तो 340 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे मिसिंग हैं, ट्रैप्ड हैं जो बेसिकली डेब्रिस में, तो उनको ढूंढा जा रहा है। अब देखो केरला के लिए अगर मैं बात करूं तो जो लैंडस्केप है, फ्लड्स है और बाकी इस तरह से जो फ्लैश फ्लड्स हैं, ये पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा रही हैं। और इसको कहा जाता है कि रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये डिजास्टर सामने आए हैं। क्यों, मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा। देखो जुलाई 2012 की एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और उसने लोकसभा में बताया कि केरला में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। यहां तक कि अगर मैं बात करूं कि उसने 7 साल का डेटा दिया 2015 से 2022 तक, और कहा लगभग 3782 लैंडस्लाइड रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, 3782 लैंडस्लाइड, मतलब टोटल जो लैंडस्लाइड हैं उनका लगभग में अगर देखा जाए कि पूरी कंट्री में लगभग मोर देन 59% केरला में हुई है। ठीक है, अब तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद की जा रही है, हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि भगवान करे डेथ टोल और ज्यादा ना बढ़े आगे। ठीक है, लेकिन जो हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता है। बस हाँ, हम इससे सीख सकते हैं आगे के लिए, कि हमें आगे के लिए। तो देखो यहाँ पर बात की गई है कि माधव गाडगिल की। माधव गाडगिल ने क्या कहा कि जो ये इंसिडेंट है इट्स अ मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, और माधव गाडगिल ने एक और बात कही कि मैन मेड डिजास्टर तो है एंड गवर्नमेंट कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एबिटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट खुद ही एक्सप्लॉयटेशन कर रही है एनवायरनमेंट का, तो इस वजह से वो पीछा अपना नहीं छुड़ा सकती। देखो अगर मैं केरला की बात करता हूं तो केरला वाला जो रीजन है, बेसिकली केरला में अगर मैं बात करूं तो 1950 से लेके और अभी मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, लगभग 62% का फॉरेस्ट कवर का डिक्लाइन हुआ है। तो ऐसे एरिया में जहां पर स्लोप है, ठीक है, जब इस तरह का स्लोप है, ऐसे में अगर फॉरेस्ट कवर आपका डिक्लाइन हो रहा है तो लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी। वहां पर प्लांटेशन नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन प्लांटेशन और फॉरेस्ट कवर में अंतर है। जब जो फॉरेस्ट कवर है हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर हमारा होता है वही मिट्टी को होल्ड करके रखता है, और खासकर हिली एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाई वो जो फॉरेस्ट कवर कम कम हो रहा है उसमें किसका हाथ है बताइए। भाई ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो जब उस फॉरेस्ट कवर जो 62% डिक्लाइन हो चुका है तो उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं, तो ऐसे में जो है ऑब्वियस सी बात है, इसको एक मैन मेड डिजास्टर ही कहा जाएगा। ठीक है, इसको एक मैन मेड डिजास्टर ही कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है किस तरह से कितनी भयावह। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पर मकान बने हुए थे,
सारे के सारे मकान बह गए, मलबे में दब गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो बेसिकली एरिया है ये मेपड़ी एरिया, ठीक है, यहाँ पर ये घटना हुई है, ठीक है। अब ये एरिया आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है नीचे की तरफ जो है स्लोप है। अब ऐसे में अगर लैंडस्लाइड की घटना यहाँ होती है तो निसंदेह नीचे की तरफ जाने पे जितने भी गांव रास्ते में होंगे, जो शहर होंगे, उनको बर्बाद करते हुए निकलेगी, ठीक है, बर्बाद करते हुए निकलेगी। देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो रास्ते में जो है सबसे पहले ये मेपड़ी से चलती है, इसके बाद यहाँ मुंडकई एरिया है, मुंडकई विलेज में ये विलेज को तहस नहस कर देती है, काफी लोग यहाँ मारे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये चूरनमाला एरिया में आती है और चूरनमाला सिटी रास्ते में पड़ता है, उसको बर्बाद करते हुए फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये यहाँ पर जो सूचीपारा जो है वाटरफॉल होता है वहां तक पहुंचती है। तो रास्ते में बहुत सारी तबाही मचाते हुए ये लैंडस्लाइड और इसके बाद में आगे बढ़ती है। आप देख सकते हैं ये सीन देखिए आप, ये जो बीच बीच में आपको घर बने दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे घर आप देख रहे हैं कि मलबे में दब गए हैं, ठीक है। ये सोचिए कि कितनी भयानक लैंडस्लाइड थी, इन सभी घरों को बर्बाद करते हुए इसके बाद में आगे बढ़ी है। ये पूरी बस्ती का एरिया था जो आज आपको कहीं कहीं दबे हुए मलबे में घर दिख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बहके मलबे में दब चुके हैं, ठीक है, मलबे में दब चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन कितनी भयानक थी आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये बेसिकली आप देखिए ये केरला का मैप है, ठीक है, ये केरला का मैप है और इस केरला के मैप में अगर मैं बात करूं आपसे तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के बारे में बात की गई है कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, देखो ये जो है मेपड़ी एरिया जहां पे लैंडस्लाइड घटना हुई, सबसे ज्यादा लगभग 31.54% जो है इसको बताया गया है कि ये लैंडस्लाइड के लिए प्रोन एरिया है, ठीक है, लैंडस्लाइड के लिए जो है एरिया। अब इस तरह से आप देखें कि यहां से जब ये इतना ज्यादा लैंडस्लाइड के लिए जो है लगभग 31% वल्नरेबिलिटी है, मेजर लैंडस्लाइड एरिया यहाँ पर मेपड़ी में, ठीक है। तो अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि बहुत हिसाब से जो है गवर्नमेंट को इसमें काम करना चाहिए था। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट में जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनके द्वारा बताया गया कि जो है हमने केरल गवर्नमेंट को क्या किया था, हमने इन्फॉर्म किया था, हम लोगों ने कि यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से इन्फॉर्म किया गया था कि वहां पर लैंडस्लाइड की घटना हो सकती है, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाए। केरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है, समय है इस मुसीबत से निकलने का, इस मुसीबत से निपटने का। तो खैर आप देख रहे हैं कि दोनों केंद्र और राज्य एक दूसरे पर जो बेसिकली ब्लेम लगाते हुए इसके रिगार्डिंग दिखाई देते हैं। लेकिन कुल मिला के देखो अगर मैं बात करूं तो चाहे वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो और चाहे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, ये दोनों लोगों तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों का काम है और केंद्र और राज्य दोनों की गलतियां साफ साफ इसमें नजर आती हैं। कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बहुत भारी लापरवाही इसमें हुई है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ठीक है, इस तरह की घटना हुई है और ये घटना पहली नहीं है। मैं आपको बात बताना चाहूंगा, देखिए अगर मैं बात करता हूं लैंडस्लाइड के लिए बेसिकली, अगर मैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया की बात करता हूं तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में देखो ये पूरा हमारा भारत का मैप है, लगभग में 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हमारा हिमालयन रीजन का है, ठीक है, उधर का लगभग 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो अलग है, यहाँ पर रीजन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो रीजन है वहां पे, ठीक है। और बाकी जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है या इसका लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की तो वेस्टर्न घाट का हमारा जो है लगभग में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा जो केरल वाला हिस्सा है, केरल वाला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रोन एरिया है, ठीक है। आपको मैंने मैप में सब चीजें दिखाने की कोशिश की थी, आपने देखा था कि किस तरह से जो है मेपड़ी से लेके और इसके बाद में जो है आपका जो है चूरनमाला और फिर सूचीपारा वाटरफॉल तक किस तरह से बर्बाद करते हुए इसके बाद वो लैंडस्लाइड की घटना आगे बढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो अभी और जरा घटनाएं सामने ऐसी आ सकती हैं। और मिलिट्री पर्सनल की अगर बात करूं तो लगभग में उन्होंने हजारों लोगों को अब तक जो है रेस्क्यू किया है, ठीक है। ये घटनाएं देखिए। अच्छा एक बात आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इसकी भयावह स्थिति का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये मतलब गाड़ी है, गाड़ी की आप स्थिति देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। तो ऐसे में जब इसकी ये स्थिति हो गई है, यहाँ पे सब घर बने हुए थे, घरों का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। ऐसे में आप सोच के देखिए कि जो लोग भी मतलब कितनी डेथ हुई होंगी और कितनी भयावह ये स्थिति थी, इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो
बेसिकली केरला ने क्या किया, जो है राज्य शोक घोषित किया, जो है 30 और 31 जुलाई को, ठीक है, केरल की तरफ से। और नेशनल जो फ्लैग फ्लैग है वो लगभग में आधा जो है झुका हुआ रहेगा। तो केरल गवर्नमेंट ने जो है इसको राज्य शोक घोषित किया है, 30 और 31 जुलाई को घोषित किया। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मेपड़ी से लेके और मुंडकई विलेज, इसके बाद चूरनमाला सिटी और फिर सूची पारा वाटरफॉल, यहाँ तक कि सूचीपारा वाटरफॉल की मैं बात करूं, बहुत सारी जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ बहुत सारी लाशें बह बह के बहुत दूर तक चली गई हैं। ठीक है, जो यहाँ तक सब मलबे में लाशें दबी हुई थी। इस तरह से ये बहुत ही भयानक स्थिति हमारे सामने आई है। ठीक है, अब यही है, इसमें देखिए मैंने यही बताया हुआ है कि जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी ने बताया कि हमने केरल गवर्नमेंट को सूचित कर दिया था, दिखाई नहीं दिया दे रहा होगा आपको, आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और बाकी जो है केरल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है, बल्कि साथ में खड़े रहने का समय है। ठीक है, देखो मैं बात करूं अगर 2021 की, 2021 में एक लैंडस्लाइड हॉट हॉट स्पॉट था, और जिसमें लगभग में बताया गया कि जो टोटल लैंडस्लाइड है उसमें 59%, एक स्टडी है 2021 की, कि 59% लैंडस्लाइड कहाँ हुई है, केरल में हुई है। ठीक है, और केरल में एक 2022 में एक स्टडी में पाया गया कि डिप्लीटिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, डिप्लीटिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर लगभग 62% कहां से, 1950 से लेकर 2018 के बीच में 62% फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ठीक है, जबकि अगर प्लांटेशन देखा जाए तो लगभग 1800% के आसपास में बढ़ा है, प्लांटेशन नो डाउट बढ़ा है, बट फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा कम हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 1950 की, तो 1950 में यही फॉरेस्ट कवर लगभग 85% था केरला का। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो हमारी लालच है, जो हमारी ग्रीड है, और जिसकी वजह से हम जो है जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को। आज ये बताइए, अगर मान लेते हैं वेस्टर्न घाट पे केरला वाली रीजन में इतना हैवी सडन रेनफॉल होता है, उसका कारण भी तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। जो हमारा सी सरफेस गर्म होता है, उसकी वजह से जो है एक ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं सामने आती है, वो भी तो क्लाइमेट चेंज ही, वो भी तो मानव एक्टिविटी है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इतनी बुरी तरह से जो है इम्पैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही है। ठीक है, और जो वहां का फॉरेस्ट कवर आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से 62% डिक्लाइन हुआ है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही है, हमारी ग्रीड ही है, हमारा लालच ही है, और कहीं तक अगर कहा जाए तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअल एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक राडार रिसर्च जो कोचीन में है, उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो वहाँ के बेसिकली डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि पहले भी इसके लिए जो है बेसिकली वार्निंग इशू की गई है कि हाँ जो है ये एक यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल रेन पैटर्न में चेंज हो रहा है। ठीक है, रेन पैटर्न में अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो रहा है। जो हमारा साउथ अरेबियन सी है वो क्या हो रहा है, बिकमिंग वार्मर, वो गर्म हो रहा है, और इसी कारण जो एटमॉस्फेयर एबव दिस रीजन है वो क्या हो रहा है, जैसे केरला हो गया, वो बेसिकली थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, अस्थिर हो गया है, और ऐसे में क्या हो रहा है, डीप क्लाउड सिस्टम फॉर्मिंग, बहुत ज्यादा डीप क्लाउड सिस्टम जो है वहां पे बन रहा है अरेबियन सी के ऊपर, और जिसके कारण बहुत हैवी जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस जर्नल 2022 में भी इसके बारे में पाया गया था कि इंडिया में बेसिकली बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं काफी ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। बाकी ये सब मैंने आपको अभी बता ही दिया कि 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो गौडगिल, श्री माधव गौडगिल के नेतृत्व में बनाया गया था, खैर उसकी रिपोर्ट को क्या किया गया, 14 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि सरकार द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि हम कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को, ये आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो मैं आपसे बात कर रहा था, बिल्कुल उसी का एक पूरा मैप है कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई है, फिर बीच में मुंडक्कई विलेज है, फिर ठीक है चूरल माला है, और इसके बाद में नीचे जो है आपका जो है सूची वाटरफॉल, वहां तक पूरा जो है ये बर्बाद करते हुए पूरा गया। ठीक है, देखिए एक चीज आपसे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बने रहिएगा कि आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है अब रेगुलर जो है मंडे से सुबह 9 बजे चलेगी, और इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच खत्म हो चुका है, अभी एक क्लास बची है, उसको अभी आज रात को आप जो है 10 बजे वो भी क्लास खत्म हो जाएगी। आगे के लिए मैं आपके लिए कुछ लॉन्च करने वाला हूँ, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मैं आपके लिए ला रहा हूँ इकोनॉमिक्स फॉर मेंस, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की, 2024 और 2025 दोनों के लिए ये बैच है। ठीक है, ये बैच पूरा लाइव रहेगा,
और इस बैच की जो ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 31 अगस्त से, ठीक है, सॉरी 21 अगस्त से, ठीक है। तो 21 अगस्त से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी फीस मैंने रखी है सिर्फ 999 रुपए, ठीक है। अभी आपको मैं ये भी बताता हूँ कि आखिरकार इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही एक बैच 2 है जो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड है, 70 क्लासेज हैं। अगर कोई भी आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो ये आपको सिर्फ 599 रुपए में अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक फायदा ये रहेगा कि जो भी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं वो फाउंडेशन कोर्स करें, और फाउंडेशन कोर्स में 70 क्लासेज जो उनको रिकॉर्डेड मिल जा रही हैं उसको वो चाहे तो डेली 2-2 3-3 क्लासेस देख के वो पूरे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। इस क्लास में प्रॉपर फाउंडेशन बैच के नोट्स बनवाए गए हैं, नोट्स कंप्लीट करवाए गए हैं पूरे, ठीक है। और साथ ही ये जो बैच है ये आपका मेंस के लिए बैच है, मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करूंगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही अगर मान लेते हैं कोई दोनों बैच को एक साथ लेता है, फाउंडेशन बैच और मेंस का बैच, तो उसको सिर्फ 1199 रुपए में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहले से हमारा फाउंडेशन बैच ले रखा है, ठीक है, उनके लिए अगर वो मेंस का बैच लेते हैं तो उनके लिए इसमें 200 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, मतलब उनको ये सिर्फ 799 में मिलेगा, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा जो है फाउंडेशन बैच परचेज कर रखा है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं परचेज किया है वो दोनों बैच के लिए सिर्फ 1199 रुपए देकर फाउंडेशन बैच और मेंस दोनों को कवर कर सकते हैं। मेंस में आपकी आंसर राइटिंग भी प्रॉपर कराई जाएगी, इवन पूरे GS3 की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है पेटीएम, गूगल पे या फोन पे किसी पर भी आप ये इस यूपीआई आईडी से, ये 2 यूपीआई आईडी आपको दिख रही है, इन दोनों यूपीआई आईडी से किसी पे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। पेमेंट करने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपना जो है नाम और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। ये क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड की भी सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है आपका। अगर मान लेते हैं आप एडमिशन लेना चाहें, सीट लिमिटेड है, इस वजह से जितनी जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। देखिए इसमें हम बेसिकली आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग से संबंधित, जो बेसिकली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो इश्यूज हैं उन पे हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारी ई टेक्नोलॉजी इन एड फॉर फार्मर, जो फार्मर्स के लिए हमारी ई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सहायता दी जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ध्यान देना हम सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात करेंगे कि आखिरकार जो इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं उन पे भी हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। हम लोग पीडीएस सिस्टम देखेंगे, पीडीएस सिस्टम के उद्देश्य क्या है, ठीक है, बफर स्टॉक से संबंधित क्या है, पीडीएस सिस्टम में की लिमिटेशंस क्या है उससे संबंधित और हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ठीक है, क्या उसके एडवांटेजेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेज हैं, इन सब में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम टेक्नोलॉजी मिशन जो हैं उन पे भी बात करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे बात करेंगे, और बाकी जो पशुपालन है हमारा एनिमल रियरिंग, ठीक है, उसके अर्थशास्त्र से संबंधित हम सारा डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो है आपके बहुत सारे सवाल मेंस में पहले भी पूछे गए हैं, तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग हैं उनका दायरा, महत्व, स्थान और बाकी जो उनकी बेसिकली अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स हैं उसको, साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में भी बहुत डिटेल से आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। और पूरा मेंस का डिस्कशन होगा, इससे संबंधित आपको सवाल भी दिए जाएंगे मेंस के, ठीक है। हम लोग लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म है उसका इकोनॉमी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर हमारी, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे बात करेंगे, और वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसके बारे में भी उस संबंधित हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए जो हम लैंड रिसोर्सेज हैं, भूमि संसाधन, ठीक है, उनका उपयोग,
उनकी जो भूमि उपयोग का पैटर्न है, मतलब बेसिकली लैंड यूज पैटर्न है, उसकी उनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित इंपैक्ट हैं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इन सभी पे भी हम बहुत डिस्कशन में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, बहुत आप सिलेबस देखेंगे आप समझ जाएंगे कि आपकी मेंस की क्लास आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है, भारत में उससे क्या सुधार हुआ है, नीति आयोग की जो लैंड लीजिंग रिपोर्ट है उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, हम एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर बेसिक उसकी नीड क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम क्या आती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और बाकी साथ में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया, इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल्ड में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टी एजेंसी अप्रोच, कॉमर्शियल बैंक, लीड बैंक, ये सब मैंने लीड बैंक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, रूरल रीजनल रूरल बैंक से भी आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, सारे टॉपिक्स मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर मतलब नाबार्ड के बारे में हम बात करेंगे, हम आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो बेसिकली नाबार्ड के द्वारा फंडिंग थी उस पर हम बात करेंगे। जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज सोसाइटी, इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फसल बीमा से संबंधित जो मुद्दे हैं, कि किस तरह से जो प्रीवियस पहले इससे संबंधित कौन से योजनाएं थी, फिर बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसके बारे में हम बात करेंगे, और पिछली फसल बीमा योजनाओं से उसकी तुलना भी हम करेंगे। और बेसिकली इंटीग्रेटेड स्कीम है, तो इसके बारे में सारी बात करके हम इंटीग्रेटेड स्कीम कैसे लाएगी इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित बात है तो उसको देखेंगे इंडिया में, ई नैम से इससे रिलेटेड जो है उसके बारे में भी पूरी डिस्कशन आपके सामने होगी। बाकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और बाकी प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक, गवर्नमेंट के जो इसमें इनिशिएटिव हैं उसके बारे में बात करेंगे, भारत में मार्केटिंग के बारे में, और साथ ही आपकी एपीएमसी एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। जब यहाँ बात करेंगे तो अपने 3 जो कानून थे, किसान कानून जो रद्द किए गए थे, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आखिरकार सब्सिडीज के बारे में हम सब तरह की फॉर्म सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, पावर सब्सिडीज, इरिगेशन सब्सिडीज, इन सभी पे ही हम बात करेंगे। और जो हमारी एमएसपी है, एमएसपी का इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है वो भी बात करेंगे। यहाँ पर हम इन्फ्लेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सब्सिडीज हैं, बाकी बफर स्टॉक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, जो फूड सिक्योरिटी बिल है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इन सभी पे बारे में भी, और बाकी सब्सिडी से संबंधित आने वाले जो प्रश्न हैं उन पे हम बात करेंगे। हम ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, और बाकी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जो आपके रेवोल्यूशन है उनसे संबंधित भी हम आपके सामने बात करेंगे, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से संबंधित सारी बात आपके सामने की जाएगी कि उसमें जो है बेसिकली एफडीआई पॉलिसी क्या है फूड प्रोसेसिंग में। बाकी जो है बजट में, अभी जैसे इस बार का बजट आया है तो उसमें इससे संबंधित बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे संबंधित क्या बजट में एलोकेशन किया गया है, बजट में क्या क्या योजनाएं इससे संबंधित लाई गई हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सभी पे हम बात करेंगे, ठीक है। और बाकी न्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इसमें आया है उसके बारे में, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो प्रियरिटीज हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे महालनोबिस स्ट्रेटजी है और बाकी इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 1948 से 1956 के बारे में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम एलपीजी रिफॉर्म के बारे में कि उससे क्या सुधार हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म क्यों लाया गया, उससे संबंधित जो है आगे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर, इन सभी पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। बाकी ध्यान देना, जब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और की हम बात करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो हम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, इन सभी की भी बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इसमें बहुत ब्रॉड डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा क्योंकि बेसिकली मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो भी आपके मेंस से संबंधित मुद्दे हैं और इवन मतलब कुछ प्रीलिम्स के भी टॉपिक्स कवर करते हुए आपके सामने ये चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। बाकी जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है और बाकी प्राइवेटाइजेशन है, इन सभी के बारे में डिटेल्ड में बात किया जाएगा। एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, एमएसएमई का रोल, एमएसएमई से संबंधित अब तक के जो कदम उठाए गए हैं उन सभी के बारे में पूरा डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा। बाकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसके बारे में बात किया जाएगा, मेक इन इंडिया के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। हमारा जो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं
उनके बारे में भी बात किया जाएगा। वहां पर जो रिलोकेशन ऑफ सेम इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बात किया जाएगा। ठीक है, और बाकी हम लोग जो बेसिकली मेन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैं कि आखिरकार बाधाएं क्या हैं भारत की इंडस्ट्रियल विकास में, उस पर भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, बाकी वैश्वीकरण का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, जो हमारा सॉवरेन डेट क्राइसिस थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और बाकी मेक इन इंडिया के अचीवमेंट्स जो हैं इन पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा कोर्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ कितना पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 999 रुपए। ठीक है, और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी और ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये जो कोर्स है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए ही है। 999 रुपए में आपका सिर्फ ये कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेगी। बाकी ये रिकॉर्डेड कोर्स है जो सिर्फ 599 रुपए में आपको फाउंडेशन बेस दिया जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों कोर्स आप लेते हैं तो कितना, सिर्फ 1199 रुपए में है। और अगर मान लेते हैं जो पहले से फाउंडेशन कोर्स ले चुके हैं और वो मेंस का लेते हैं तो उनको 200 रुपए का इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये इसका प्रोसेस है, ध्यान दे लीजिएगा। आपको पेटीएम पे, गूगल पे, फोन पे आपको इस नंबर पे जो है यूपीआई करना है, और इसके बाद अपना जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भेजकर किसके साथ, अपना नाम और ईमेल आईडी के साथ भेजना है। बाकी आप ये क्यूआर कोड है इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिससे आपको आगे आने वाली भविष्य की क्लासेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।